बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मायानाज नंबर महक़िक़ रिसर्चर डॉक्टर सज्जाद के साथ हूँ। और आज हमने इनको प्रोग्राम में इसलिए दावत दी है कि जो आलमी दर्ज हरारत के हवाले से रुझान दुनिया में पैदा हुआ है और इस पर बहुत सी बातचीत की जा रही है। इस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा खित्ता बिखुसूस गिलगित बल्तिस्तान आलमी दर्ज हरारत के एतबार से अब तक किस हद तक मुतासर हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि एक तो आप हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी दर्ज हरारत होती क्या है। जैसा वो ग्लोबल के बारे में आपने पूछा है, यानी वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं या जो चैलेंजेस हैं, दरअसल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बहुत सारे जो है रिसर्चर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का दौर है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का दौर है। इसमें एज सच कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यानी इस्टेब्लिश्ड है। तो ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर भी मतलब इजाफा हुआ है और वेदर पैटर्न के हवाले से भी यानी उसमें चेंजेबिलिटीज़ हैं। अब रही बात उनके कॉजेस, जो असबाब हैं वो कौन से ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हैं इस चेंज के अंदर। कुछ जो है कुदरती फैक्टर्स हैं और कुछ जो है मैन ड्रिवन है, एंथ्रोपोजेनिक जिसे कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ ये लिंक्ड एक थीम है, यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उसमें तगय्युरात आ गई हैं, यानी तब्दीलियाँ आई हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा है, सरफेस टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर। उसी तरह से वेदर पैटर्न सिस्टम भी मतलब डिस्टर्ब हो गया है ग्लोबल लेवल पे। अब ये है कि इसकी जो मेन कॉजेज क्या है, उसके नतीजे में इफेक्ट्स रोनुमा हो गए हैं, यानी ये असरात जो है मतलब नजर आ रहे हैं। तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं, फिर लोग जो है इस हवाले से मुख्तलिफ जो है आरा रखते हैं। ज़्यादातर हमारी जो देहाती इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए इतना जो है ज़्यादा कोई मीनिंगफुल बात नहीं है, क्योंकि उन तक ये बात सही तरह से नहीं पहुंची है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। अब उसी तरह से अर्बनाइज सिटीज के अंदर भी मतलब लोगों के लिए मसला है कि हम क्लाइमेट चेंज किस चीज़ को कहें। क्या अचानक जो है मतलब ये देखे कि टेम्परेचर बढ़ गया है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। एक लॉन्ग टर्म जो है क्लाइमेटिक जो चेंज होता है, जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, वो एक लॉन्ग टर्म जो है मतलब असरात के हामिल होता है। यानी इसका टेम्परेचर जो है ग्लोब का, जैसा IPCC बहुत बड़ी बॉडी है दुनिया की, उन्होंने जो प्रोजेक्शंस निकाले हैं उस हिसाब से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये जाहिर सी बात है, ये तो मुहक्किकीन की बात है, लेकिन कॉमन जो मतलब हमारे फार्मर्स हैं, हमारे लेमैन हैं, आम आदमी हैं, अगर वो भी देखें तो ग्लोबल से आके लोकल लेवल पे आ जाए, रीजनल लेवल पे आ जाए, देखें कि ये जो है तगय्युरात, ये तब्दीलियां कैसी हैं। जैसा टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी बढ़ गई है, लोग ये उनका एहसास है। उसी तरह से मौसमी जो दीगर जो तगय्युरात में यहाँ पे खासकर गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बर्फबारी का जो दौरान होता था वो भी चेंज हो गया है। और फिर जो है आप एवलांचेस देखिए स्नो और मड मतलब के हवाले से, और हत्ता कि ये कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पे जो है फर्क पड़ा है। जो कल्टीवेशन का सीजन है वो बहुत पहले जो है मतलब बहुत बाद में जो है मतलब वहां पे कल्टीवेशन हुआ करता था, बहुत जल्दी हो गया है। तो गोया अगर हम ये कहें कि
क्लाइमेट चेंज ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल मतलब जारी एक सिलसिला है, एक फेनोमेनन है जो मतलब ग्लोबल लेवल पे, और फिर वही रीजनल लेवल पे भी इसकी इंडिकेटर्स हैं जो कि समझ आता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए ये करने की जरूरत है, खासकर हमारे लोकल और रीजनल लेवल पे। इसके लिए बाकायदा जो है पब्लिक कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक एडवोकेसीज के जो सेशंस और उनके अवेयरनेस के हवाले से हमें बात करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि जो ग्लेशियर्स पिघलने के बाद जिस हिसाब से जो मतलब यहाँ पे फ्लडिंग हो गई और बहुत सारे जो है मतलब लैंड्स इरोड होके जो है दरियाबुर्द हो गई, ये तमाम चीजें मतलब हमारे सामने हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, और जाहिर सी बात है वो हकीकत है तो रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो स्केल अप होता है यहाँ पे भी एक हकीकत है, चेंज हुआ है। सर अब मेरा अगला सवाल ये है कि इंसान किस हद तक इस ग्लोबल आलमी दर्जे हरारत को पैदा करने में या उसको बढ़ाने में किरदार अदा करता है। अगर किरदार अदा इंसान अब तक किया है तो अब इंसान को ये ख्याल पैदा हुआ है कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी दुनिया के लिए नुकसानदेह है, तो अब क्या ऐसे इकदाम किए जाएं? ये दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ कि जिससे हम इसको जैसा इस सिलसिले में बात जो है बुनियादी तौर पे ये है कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, जहाँ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गए, तो जाहिर सी बात है एनर्जी जो है ज़्यादा इनको यूज़ करना पड़ा, इस्तेमाल में लाना पड़ा, मुख्तलिफ चीज़ों को उन्होंने पैदा करना था, इंडस्ट्रीज़ को जो है मतलब बूस्टअप करना था। तो अब जाहिर सी बात है इंसान और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को खासकर उनको ये ज़रूरत पेश आई कि हम जो है पावर सप्लाई को कैसे इंश्योर कर दें। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है बेतहाशा फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है ना, उन्होंने जो है बेतहाशा इस्तेमाल किया। उसके नतीजे में ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस GHGs कहा जाता है, उसकी इमिशंस होती है और हमारे एटमॉस्फेयर जो आब हवा में उसमें मिक्स हो जाता है। एक तो क्लीन एयर हो गया जहाँ पे कोई भी मतलब इजाफी चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि उसके अंदर जैसा हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज़ जला दिया जाएगा, कोई टायर का टुकड़ा या कोई जो है लकड़ी यहाँ पे जला दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, इमिशंस होंगे, यानी ये स्मोक निकलेगा, ठीक है ना। अब वो स्मोक जो है जाहिर सी बात है इस रूम को या इस एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, आलूदा करेगा, ठीक है ना, एयर खालिश नहीं रहेगा, उसके अंदर जो है कार्बन और दीगर एलिमेंट्स मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है जहाँ पे शुरुआत हो गई, तो अब प्रोजेक्शंस निकालने वाले जो मतलब मुहक्किकीन है, जो रिसर्चर्स है, उन्होंने देखा कि यानी इसको कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो हम एंथ्रोपोजेनिक के हवाले से वो उस वक्त से जो है बाकायदा निकालते हैं कि पोस्ट यानी होने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरुआत होने के बाद का जो मौसमी हालात यानी टेम्परेचर, दर्जे हरारत और जो है आपका बारिश का जो सिलसिला वो कैसा है और उससे पहले जो है कैसा था, समझने के लिए इस तरह से हमें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब मसला ये है कि वही चीज जो कि 18th सेंचुरी से शुरू हो जाती है ऑनवर्ड और अभी तक ये सिलसिला जारी रहता है, जिसमें जो है मतलब सैकड़ों साल जो है मतलब उसका दौरान आ जाता है और मुस्तकिल जो है मतलब ये फॉसल फ्यूल यूज होते रहे, ठीक। तो उससे एयर क्वालिटी जाहिर सी बात है फर्क पड़ना है। कार्बन इमिशंस जो है मतलब बिल्कुल कंप्यूटेबल अंदाज से जो मतलब एयर में मिक्स है, एक तो एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी जिसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब एयर पोल्यूशन सिर्फ जो है मतलब हवा में जो हम सांस लेते हैं उस हवाले से भी इसके जो है जर असरात है। ना सिर्फ ये नहीं है बल्कि हमारे जो लैंड है, जो जमीनें हैं, हमारा जो वाटर है पीने का, उसके अंदर भी इसके जो है मतलब असरात मरतब होते हैं। कैसे होते हैं वो, जैसा बहुत सारे कार्बन इमिशंस हो गए, अब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो वहां से उन सबको अपने साथ जो है जो कार्बन ओरिएंटेड चीजें हैं सबको बहा के जो है मतलब नीचे लैंड की तरफ लेकर आ जाते हैं और उसको कहा जाता है एसिड रेन। ये तेजाबी बारिशें होती है। अब तेजाबी बारिशें जो है आपके जमीन पे मतलब बरसेगी, उससे जो आपका लैंड पोल्यूट होगा, आपके फसलों को जो है मतलब नुकसान पहुंचाएगा, स्ट्रक्चर पा जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर नुकसान होगा। अगर वो
पोर्टेबल या ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं, पीने का जो पानी होता है साफ, चाहे वो चश्मे का क्यों ना हो, उसके अंदर जो जज्ब होगा तो पीने का के लिए मतलब वो क्या होगा, कंटेमिनेट होगा, यानी आलूदा होगा। तो ये एक जो है मतलब इसकी शक्ल है। इसको एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन ड्रिवन कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज का है। दूसरा जो असबाब है यानी कॉजल फैक्टर्स कहते हैं, उसमें फिर नेचुरल भी है, कुदरती भी है। मिसाल के तौर पे सोलर क्लस्टर रिलेशनशिप है, जिसमें सूरज की जो शुआएं होती है, ऐसा लगता है कि ये मुस्तकिल एक ही तरह से शायद जमीन की तरफ फेंकती हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन में तो इस तरह से आता है। लेकिन जब इसको खोजा जाता है, तहकीक की जाती है, तो ऐसा नहीं है। यानी सूरज की शुआएं जो है या उसकी तपिश जो जमीन पे पहुंचती है, उसमें इनकॉन्स्टेंसी है, यानी मुस्तकिल नहीं है। कभी ज्यादा वो रेडिएशन ज्यादा होती है, वहां से हरारत और शुआएं ज्यादा आ जाती है, कभी थोड़ा सा कम हो जाती है। और जमीन की अपनी जो है मतलब एक गर्दिश है, उससे भी फर्क पड़ता है कि वो ज्यादा अब वो जो रेडिएशन से ज्यादा जज्ब करेगा या कम जज्ब करेगा, उसका भी मतलब असर होता है। उसी तरह से वोल्केनोज के हवाले से भी बात है। आतशफिशा पहाड़ वो कि गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया में है। अगर आतशफिशा पहाड़ जो है मतलब वो एक्सप्लोड हो जाए, फट जाए, तो बहुत सारे जो है स्मोक, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी जो है हीट हवा के अंदर मिक्स हो जाएगी। उससे ये होगा कि उसका दरिया हरारत पे भी फर्क पड़ेगा और एयर क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। उसी तरह से लैंड के ऊपर जो मतलब पोल्यूशन होता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज में ज्यादातर हम जो बात अभी मतलब मैं समझता हूं कि करें, क्योंकि इंडिकेटर हम जनरलाइज करेंगे तो पूरी ग्लोब के लिए होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है हमें कैसे दिखता है, जरा हम जो है एक कन्फाइन करके इस पे बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो है मतलब हम इस तहकीक को बाकायदा जो है मतलब अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके हम बात करेंगे तो समझ आ जाएगी। वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे ग्लेशियर्स है, और ये सब जो है मतलब बिल्कुल यानी वीक इस सेंस में है कि अगर साइस्मिक कोई एक्टिविटी हो जाए, जैसा अर्थक्वेक, ज़लज़ला वगैरह आ जाए, तो बहुत सारा जो है मतलब डिजास्टर पॉसिबल है, जो कि हमने ऑब्जर्व भी किया, देखा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ग्लेशियर का कोई मतलब जैसा ग्लोब बन जाता है, ठीक है ना, वहां पानी जमा होता है ग्लेशियर के ऊपर, और वो जो है मतलब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है, तब भी खतरा है। और इकोसिस्टम, क्योंकि हमारे पास्चर्स हैं, हमारे घर बार भी मतलब पहाड़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। यानी फ्रेजाइल इकोसिस्टम में थोड़ी सी भी मतलब अगर क्लाइमेटिक पैरामीटर्स के अंदर यानी टेम्परेचर में थोड़ा सा भी तगयुर आ जाए, फर्क आ जाए, या फिर जो है वेदर पैटर्न जो है, ठीक है ना, जैसा बारिशें या बर्फबारी यहाँ पे वैसे तो मतलब फायदेमंद ये है कि नवंबर से ही शुरू हो जाए, अगर यही शिफ्ट होके वो मार्च अप्रैल तक चला जाए और वो सिलसिला जो है मतलब वहां से बर्फबारी और बारिशें शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट करेंगे, ठीक है ना, और ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो ग्लेशियर की डाउन साइजिंग होगी। उसको तो मतलब जैसा इंसानों को खुराक चाहिए, जानवरों को खुराक चाहिए, ग्लेशियर्स को भी खुराक चाहिए उस साइज को बढ़ाने के लिए, हेल्दी होने के लिए, और वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। जैसा इसमें ओशनिक करंट का भी रोल होता है। एक ओशनिक करंट से वार्म करंट्स जब आ जाते हैं तो उससे बादल बनते हैं, बादल से बर्फबारी होती है, बर्फबारी होने के बाद चोटियां जो है मतलब बहुत हेल्दी होते हैं, यानी वहां पे बर्फ का जो है जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, मिकदार ज्यादा होता है। अब वही चोटी का जो ऊपर जो बर्फ होती है वो स्लाइडिंग की शक्ल में नीचे ग्लेशियर के साथ जो है मतलब फीड करता है। उसी तरह से वो ग्लेशियर डाउन साइज उसकी नहीं होती है, तो वो ये शिफ्टिंग है वेदर का, शिफ्टिंग की वजह से भी मतलब डाउन साइजिंग है ग्लेशियर्स के, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है मतलब वो बढ़ गया है, जैसा आईपीसीसी वालों का कहना है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, और लाइकली प्रोजेक्शन से है कि ये मजीद बढ़ेगा, जाहिर सी बात है अगर ये हालत रही तो। इसलिए हम जो है क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए अगर रेशनल, एक लॉजिकल और साइंटिफिक अंदाज से सोचते हैं तो वो समझ आती है। इसके जो बुनियादी तौर पे दो फैक्टर्स हैं, एक नेचुरल जो है मतलब कॉजेज हैं, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक मैन ड्रिवन है। और उसमें अगर हम देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज या नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वो सूरज के साथ इसकी जो उसका जो चक्करी जो दौरानिया होता उसके साथ लिंक है। कभी जो है सूरज की शुआएं बहुत ज्यादा आ जाती, हीट ज्यादा आ जाती जमीन की तरफ, कभी
تھوڑا سا کم ہوتی ہے، ایک یہ ہے. دوسرا جو ہے مطلب آپ کا اوشینک کرنٹس کا جو ہے مطلب رول ہے. تیسرا جو ہے والکینوز کا اگر کہیں پہ ایرپٹ ہو جائے، ٹھیک نا، جو قدرتی ہے. اب مین ڈریون میں جو ہے مطلب زیادہ سے زیادہ جی ایچ جیز کو یعنی گرین ہاؤس گیسز کو خارج کرنا، فیکٹریز کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، اسی طرح سے اسپیس مشنز کی شکل میں، جو خلائی جو ہے مطلب اس پہ لوگ جاتے روانہ ہوتے، اس میں اوزون لیئر جو ہے مطلب جو ایک لیئر ہے، بلانکٹ ہے اوپر، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ وہ بلینکٹ کیا کرتا ہے، الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس ریز اور بہت ہی خطرناک قسم کی جو شعاعیں سورج سے آ جاتی ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہاں پہ وہ جذب کرتا ہے، اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. اگر اس میں کوئی ہول ہو جائے تو یہ تمام شعاعیں زمین پہ آ جائیں گے، تو ہمارے لیے جو ہے مطلب کیا ہوگا، باعث زحمت ہوگا، یعنی اسکن کینسرز وغیرہ کا جو ہے مطلب وہ موجب بن سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اینتھروپوجینک جو ہے مطلب یعنی مین ڈریون، تو گویا ان دو عوامل کو، اس کے بالکل ذیلی عوامل بھی ہیں، سب فیکٹرز بھی، ذیلی عوامل بھی، لیکن بنیادی طور پہ یہ دو عوامل یعنی نیچرل قدرتی عوامل اور اینتھروپوجینک یعنی انسانی کہہ سکتے ہیں، انسانی عوامل جو انسان جو ہے مطلب خود انرجی جنریشن کے لیے کرتا ہے. تو یہ دو بنیادی جو ہے فیکٹرز ہے جس پہ گلوبل کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کو جو ہے مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے روکنے کے اقدامات چند ایسے جو عام بندہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکے تو کیا ہو سکے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اب گلوبل کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یا پھر اس کو آپ نیرو ڈاؤن کر کے ریجنل وارمنگ یعنی لوکل، جیسا گلگت بلتستان کے لیول پہ، یا ریجنل وارمنگ یا ریجنل کلائمیٹ چینج. اب اس میں پاسبلٹی کیا ہے کہ ہم جو ہے میٹیگیشن میجرز کیسے اپنائیں، یعنی اس میں کیا ہمارے پاس، انسانوں کے پاس کوئی ایسا ٹول ہے وہ استعمال کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ کم ہو جائیں. اب یہ اہم بات ہے چونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے مطلب متاثر کر سکتا ہے آبادی اور انسانوں کو نا، بلکہ لیونگ تمام تھنگس کو، جو جاندار چیزیں ہیں اس میں پلانٹس بھی شامل ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے میکینزم جو ہے کلائمیٹ چینج کا میں نے کوشش کی مطلب بتانے کی. اب پینے کا جو، جس کو پورٹیبل واٹر یا ڈرنکبل واٹر کہتے ہیں، صاف پانی، ظاہر سی بات ہے صاف پانی کا جو ہے اس کا اپنا پی ایچ لیول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. موافق ہمارے لیے جو ہے، جیسا یہاں پہ ہمارے لوکل جو وزڈم ہے یا لوکل جو ہے مطلب انفارمیشن نالج ہے، اس میں چشمے کا پانی کو ہم جو ہے سج اور جو ہے مطلب بالکل مقدس اور صاف سمجھتے رہیں. حالانکہ بات ایسا نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے مطلب معاملات ہوتے ہیں جو کہ پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم ایسے ہی پئیں اس کو بلا چیک کیے لیبورٹری کے اندر، اس کی کیمیکل جو ہے مطلب سینتھیسس اور بایولوجیکل جو مائکرو بایولوجی کہا جاتا ہے، تو بہت خطرناک مطلب کام ہوگا. یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا اس کے اوپر اثرات ضرور ہیں. جیسا لوکلائز کانٹیکس میں گلگت بلتستان میں اگر ہمارے ہاں گو کہ لوکل لیول پہ اتنی زیادہ فوسل فیول کا کنزمپشن زیادہ نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ہے مطلب خاص کر جو اربنائزڈ ایریاز ہے، جیسا گلگت ہے، گلگت سٹی، دنیور ہے جو ٹوین ٹاؤن شپ کی شکل میں، بلتستان میں سکادو ہے، یا چلاس میں سینٹرل چلاس ہیں، یا پھر گاکوئی سائر ہے. یہاں پہ کچھ ٹریفک کا جو ہے مطلب وہ فلکس زیادہ ہے، اور کنڈنس جو ہے یہاں پہ پاپولیشن بھی ہے، لوگ زیادہ جو ہے مطلب ایک جگہ پہ جمع ہیں، یعنی ڈینسٹی زیادہ ہے، مطلب اس میں جو آبادی کا ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ جیسا اگر ووڈ جلائیں تو اس سے ہو سکتا ہے جو اسموک ایمیشنز کی شکل میں، یا پھر جو ہے گیس جیسا ہم جلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الیکٹریسٹی ناکافی ہونے کی وجہ سے. تو آبادی کا جو ہے بڑھنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر وہ رینڈم آبادی اگر بڑھ جائے. تو یہ جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی آبزرو کیا تو سردیوں میں خاص کر جب ہم گلگت سائڈ میں اوپر برمس کی طرف جاتے ہیں تو ایک بلینکٹ نظر آتا ہے. اس وقت ووڈ زیادہ جلتا ہے نا، ٹھیک ہے، سردیوں میں جو انگیٹھی کے اندر ووڈ جلایا جاتا ہے تو اس سے اسموک نکلتا ہے، اور وہی اسموک جو ہے ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے بند ہے، وہ ہوا میں معلق رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس طرح سے
कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे मतलब तरफ से जो हमारी तरफ से हो सकता है ये क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन हमारे जो देहाती इलाके वो ज़्यादा हैं, वहाँ पे मतलब इतनी कोई कंडेंस आबादी नहीं है। तो कहा यह जा सकता है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे हमारी जो है अपनी जो कैलकुलेशंस या फिर जो है इस हवाले से स्टडी ये बताता है कि इंडिजिनस यानी लोकल यहाँ पे जो कार्बन यूज़ होता है कार्बन इमिशन के लिए, मतलब जो कोल वगैरह यूज़ होता है, उससे कहीं ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ से उनकी एक्टिविटीज़ ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें वो एनर्जी जनरेशन के लिए कोल भी यूज़ करते हैं, कोयले भी यूज़ करते हैं, गैस भी यूज़ करते हैं और दीगर जो है मतलब ऑयल भी यूज़ करते हैं। गोया उनके अंदर जो है कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो है गैसियस जो एमिशंस होती है। अब वो सर्कुलेशन से हमारे जो मतलब विसिनिटी के अंदर दाखिल होते हैं, जाहिर सी बात उनका कोई वो तो नहीं होता, इलाका नहीं होता है कि हवा जो है मतलब जाहिर सी बात है जिस तरफ उसकी डायरेक्शन हो, विंड डायरेक्शन कहा जाता है, विंड डायरेक्शन ये भी क्लाइमेटिक पैरामीटर के अंदर शामिल है। तो उसी हिसाब से ब्रॉडकास्ट होकर मतलब वो डिफ्यूज होकर आ जाते हैं। तो गोया हमारे सराउंडिंग जितने कंट्रीज हैं वहाँ से जितने जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान पे जो असरात है वो बहुत ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो फैक्टर जो अगर हम उसकी इंटेंसिटी इसकी शिद्दत अगर कैलकुलेट करें तो नेबरिंग कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बजाय उसके कि यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कुछ जो है मतलब ट्रैफिक वगैरह है यहाँ पे बस, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकें कि इससे जो है मतलब यहाँ का लोकल जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा यानी मैसिव असरात पड़ेंगे, ऐसा नहीं लगता है। ज़्यादातर सर्कुलेशन मॉडलिंग से यानी नेबरिंग कंट्रीज जो है मतलब वो बहुत बड़े मतलब ममालिक हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ पे वो हमारे एयर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, वो गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है GHGs। अब जाहिर सी बात है GHGs का आना जो है मतलब वो इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज जो है मतलब वहाँ पे होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और फिर दीगर जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें डिजास्टर्स किस्म की। तो इस ज़मीन में हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल जो है मतलब हमारे जो इस गिलगित बल्तिस्तान के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ऊपर जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये असरात जो है मतलब अगर हैं तो हम उस हवाले से क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, हमारी गवर्नमेंट और जो है मतलब जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, क्या पॉलिसीज मरतब करें कि उसको मिटिगेट करने के लिए जो है मतलब अपना किरदार अदा करें। तो हम उनसे भी मतलब यही कहेंगे कि चूंकि हालात जो है मतलब बहुत गंभीर हैं और ये ऑब्जर्वेशन के अंदर है, मतलब जिन बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, बल्कि लेमन भी ऑब्जर्व किया होगा, मुशाहिदे के अंदर है कि ग्लेशियर्स डाउन साइजिंग से गुजर रहे हैं। बहुत सारे ग्लेशियर तकरीबन जो है वो 20%, 25%, 30% तक जो है मतलब वो मैस लूज कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मजीद जो है मतलब जाहिर सी बात है और वक्त गुजरेगा 20, 30, 40 साल में, हो सकता है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पे नापेदी हो जाएं, कुछ तो हो गए हैं। तो ये कि अलार्मिंग सिचुएशन, ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। दूसरी बात है कि आपने जैसा इंडिकेट किया कि मैं लंबा लेकर आया उसके लिए, अब जो हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं बहुत सारे जो है मतलब मूजी अमराज के साथ, अब उस पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। एक एयर क्वालिटी आया मतलब उस लेवल की है, हमने कभी चेक किया है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं वो कहीं जहरीला तो नहीं है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा तो नहीं है, या दीगर यानी जो पॉइजनस गैसेस हैं एक्टिव ये हैं। अब जाहिर सी बात है हमारा पीने का पानी जो है कंटेमिनेट उस वजह से होगा, हम ओपन जो है मतलब टैंकियों के अंदर जो पानी जो है मतलब वहां जमा करते हैं उसमें एसिड रेन कहा जाता है। यही जो है GHGs और CFCs वगैरह का जो इमिशन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर जो है, तो वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, एसिड रेन कहा जाता है। वो आने के बाद जो है क्या होगा, वो पानी में मिक्स होगा, उससे लैंड भी पोल्यूट हो जाएगा और पानी भी पोल्यूट हो जाएगा। अब वही पानी पिएंगे, उसी से जो है हम फसल ग्रो करेंगे, तो वो खुद जो है मतलब कंटेमिनेटेड है, वो खुद जो है मतलब डिजास्टर से सेहत के लिए। तो इस पे हमें देखना होगा। और ये बात है कि अब बात चीजें जाहिर सी बात है हमारे हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड भी तो ये नहीं है, वहां पे खुद जो है मतलब वो सारी ऐसी नामासाइद जो है मतलब कंडीशंस होते हैं जिसमें सफाई सुथराई नहीं होती है, ठीक, खाने पीने की चीजों में आपके जो है मतलब ड्रग्स, आप देखिए जो यहाँ पे ड्रग्स जो बिकते हैं
زیادہ تر جو ہے مطلب کہنے والے کہتے ہیں, جو ایکسپرٹیز رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 نمبر ہے زیادہ تر, یعنی ڈرگس جو یعنی ادویات جو یہاں پہ بکتی ہیں. تو اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ لو گریڈ چیزیں بکتی ہیں بازار میں, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی چیک بیلنس نہیں ہے. تو ایک سینس میں ہم جو ہے مطلب انسانوں کی طرح نہیں, تقریباً حیوانوں کی طرح ہی رہ رہے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا چیزیں جو ہے مطلب یہاں پہ ایسی مجبوری بھی تو نہیں ہے, پیسے دے کے چیزیں خریدی جاتی ہیں, لیکن وہ لو گریڈ اور صحت کے لیے جو ہے مطلب بہت ہی مضر اشیاء آپ خرید کے اور آبادی خرید کے کھائیں تو صحت تو گر جائے گی, اس میں جو ہے مطلب بہت سارے موذی امراض لاحق ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیے کہ اب یہ جو قدرت کا جو نظام ہے اس میں جو قدرتی جو عوامل ہے اس سے ہٹ کے بھی ہمارے جو اپنے لوکل جو ہے مطلب ایک محلے کے اندر بھی کچھ جو ہے مطلب رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, اور پھر پورے گاؤں کے اندر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور خاص الخاص جو مقتدر حلقے ہیں یہاں پہ, ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس ممکنہ طور پہ ہوں گے, لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ چیزوں کو انشور کر دے کہ مطلب بازار میں نہیں لے کے آئے, نہیں تو کوئی سزا جزا کا کانسیپٹ ہو وہاں پہ. تو لو گریڈ چیزیں یہاں بکتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹر کہتے ہیں مطلب یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یار یہاں پہ بیماریوں کا اسباب کیا ہے. ہم جو ہے مطلب صرف اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک نہ کریں بلکہ ایک لوکلائز کانٹیکسٹ جو بھی مطلب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یہاں پہ جتنی چیزیں آئل سے لے کے آپ کریکرز اور بسکٹ سے تمام چیزیں جو ہے مطلب 2 نمبر کی بکتی ہے بازار میں, تو اب وہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار بھی جو ہے مطلب واشنگٹن ڈی سی یا خدا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں خود ہی مطلب ایفرٹس کرنے ہیں. اور اسی طرح سے ادویات کی میں نے بات کی, تو کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل یہ کمبائن ایفیکٹس ہیں جو ہاسپٹلس کے اندر جو مریض جاتے ہیں ان کے اوپر ان چیزوں کے اثرات ہیں, یعنی بیماریوں کی شکل میں جو موذی امراض ہیں. تو اب ڈاکٹرز کو اپنی جگہ پہ رول پلے کرنا ہوگا, ایڈمنسٹریشن کو اپنی جگہ پہ رول پلے کرنا ہوگا, سوشل ورکر اور زیادہ تر آبادی کرنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہمیں شعوری لیول اجاگر کرنا ہوگا اگر ہم ایک ہیلدی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جو ہے مطلب خطرناک ایک جن نما جو ہے مطلب چیز ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے, ان چیزوں کو ہمیں ڈسیمینیٹ کرنا ہے, اویئرنیس دینا ہے, مطلب اپنے جو معاشرے میں لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور ایجوکیشن کے اندر اس چیز کو ڈسیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ پلیٹ فارمس ہے, مختلف پلیٹ فارمس پہ, تو یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جیسا میں نے انڈیکیٹ کیا, کہا بھی کہ یہ سینسیٹیو ہے, بہت فرجائل ایکو سسٹم ہے, حساس قسم کی جگہ ہے. یعنی کلائمیٹ چینج اور وارمنگ کے حوالے سے, معمولی ٹمپریچر سے یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تباہ کاریانہ. تو اس پہ ہمیں جو ہے مطلب باقاعدہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی مطلب کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی مطلب جگانے کی ضرورت ہے, سوئے ہوئے ہیں. اور پھر جو ہے میسج لیول پہ باقاعدہ اویئرنیس سیشن کی ضرورت ہے پراپر وے میں. ابھی تک جتنے بھی ادارے آئے ہیں یہاں پہ مطلب بس جیسا کہا جاتا نا, بس ایک فارمیلٹی مطلب انہوں نے پوری کی ہے, حق ادا نہیں ہوا ہے. اور اس کی جو ہے ریپرکنشنز کے بارے میں, اس کے نتائج کے بارے میں سوچا نہیں ہے. تو مجھے تو پرسنلی ایسا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ نے